नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता, फिजिक्स फैकल्टी। आप लोगों के सामने हम फिजिक्स का क्लास 12th का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। देखो बच्चों, अगर मैं प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स की बात करता हूँ तो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स आपके जो बोर्ड है 12th की बोर्ड एग्जाम का, उसका 12th की बोर्ड में बच्चों ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। मतलब आउट ऑफ 56 मार्क्स 56 में से 9 नंबर आपके केवल इस प्रकाशिकी चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड होता है। अभी जो प्रकाशिकी चैप्टर है आपके 12th में, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट है बच्चों किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। दूसरा है बच्चों तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी को बच्चों हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि ये जो ऑप्टिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइडेशन है। 2 पार्ट में से एक है किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। देखो हम पहले ये वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपके 9 मार्क्स के हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अकेला 9 मार्क्स का है, ये अकेला है। दोनों में कंबाइंड फॉर्म में 9 मार्क्स के आपके। अच्छा तो देखो हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना पहला वाला पोर्शन जो कि है किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स। देन इसके बाद हम किरण प्रकाशिकी को कम्प्लीटली स्टडी के बाद हम स्टार्ट करेंगे तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किरण प्रकाशिकी की बात करता हूँ तो समझिएगा भैया, किरण प्रकाशिकी या जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में बनता है वो ये बनता है कि हमने बोल तो दिया कि हमें प्रकाशिकी पढ़ना है और प्रकाशिकी में भी हमें किरण प्रकाशिकी पढ़ना है, पर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाशिकी होता क्या है, क्या है प्रकाशिकी है क्या, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन यही बना कि प्रकाशिकी है क्या। हम प्रकाशिकी के बारे में तो स्टडी करें, क्या है प्रकाशिकी होता क्या है। तो प्रकाशिकी को देखने के लिए छोटा सा इधर चीज समझिएगा भैया कि अगर मैं प्रकाशिकी की बात करता हूँ कि यहाँ प्रकाशिकी क्या है, तो देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमने 11th में पढ़ा था फिजिक्स का पोर्शन, कि फिजिक्स में हमने ये कहा था कि भैया फिजिक्स में तरंग चैप्टर होता है, फिजिक्स में गति वाला मोशन होता था। तो वो क्या थे, फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस थी, फिजिक्स की अलग अलग शाखाएं थी जिनके बारे में हमने स्टडी की थी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। वैसे ही बच्चों यहाँ जो प्रकाशिकी है ये भी फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच, एक शाखा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच, एक शाखा तो है फिजिक्स की, लेकिन इसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, अगर हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो भैया समझिएगा, इस पूरे चैप्टर में हम इस प्रकाशिकी में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, कौन सी शाखा जिसमें प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित, प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में, विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैंने एक चीज बोला कि फिजिक्स वो है जिसमें प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं होगी उन सभी घटनाओं के बारे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अध्ययन करेंगे। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश क्या है,
दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन सी घटनाएं हैं जिनके बारे में सर आप डिस्कस करना चाहते हो। तो देखो भैया, आपने अगर आपको याद होगा तो 10th क्लास में आपने साइंस में चैप्टर पढ़ा था प्रकाश या लाइट, और उस प्रकाश या लाइट के चैप्टर में भैया आपने ये देखा था कि वहाँ होता था परावर्तन, वहाँ होता था अपवर्तन, वहाँ होता था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो आपने नाम सुना हुआ भी और पढ़ा हुआ भी है कि इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर रखी है 10th क्लास में। स्टूडेंट्स, इन्हीं के बारे में हम 12th क्लास में विद डिटेल, आपने अगर 10th में छोटा पढ़ा तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड थिंग, इनके साथ साथ ही हम यहाँ पे व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण, इन घटनाओं के बारे में भी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, इनका नाम पहली बार सुना है अपन ने, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। इन चीज़ों का हमने एक डिटेल फॉर्म में अध्ययन अपनी इसी क्लास में करेंगे, जो कि आएगा ऑप्टिक्स के अंदर ही या प्रकाशिकी के अंदर ही। तो घटनाएं कौन सी हो गई? ये घटनाएं, इनके अलावा भी 2-4 घटनाएं और है। इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? प्रकाशिकी में करते हैं। ये बात हमारी क्लियर हुई। तो हमने ये कह दिया कि ठीक है सर, आपने कहा कि प्रकाश और प्रकाश संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे, और घटनाएं हो गई ये, और मैंने ये भी कहा इन घटनाओं के बारे में हम पूरे 12th क्लास में अध्ययन करने वाले हैं इस पूरे प्रकाशिकी के अंदर। तो ठीक है सर, हम इनके बारे में तो बाद में कर लेंगे स्टडी, लेकिन ये क्या है? अब हमने कहा कि भाई प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश क्या है? अगर प्रकाश भी कोई होगा जिसके बारे में आप इतना अध्ययन करने वाले हो, 9 नंबर का चैप्टर होने वाला है। तो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है प्रकाश क्या है। तो हम यहीं ये देखने वाले हैं कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। क्या समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिकी जो होता है वो फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच होती है, वह शाखा होती है जिसमें हम केवल प्रकाश के बारे में और प्रकाश की जितनी भी घटनाएं होगी उन सभी घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन बनता था ये कि प्रकाश क्या है। तो मैं क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिरकार प्रकाश होता क्या है, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और बता दें मैं आपको, मैंने कहा कि प्रकाश क्या है, और एक्चुअल में आप पूरे इस चैप्टर में एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करोगे, प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें जा रही है, तो एक एक बात प्रकाश प्रकार बार बार में वर्ड आएगा आपकी चीज़ें। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि प्रकाश होता क्या है, जिसके बारे में हम बार बार स्टडी करने वाले हैं, बार बार इसका वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो आप लोग बताइए प्रकाश क्या होता है। कईयों के माइंड में आ रहा प्रकाश उजाला होता है, कईयों के माइंड में आ रहा प्रकाश रोशनी होता है, कईयों के माइंड में आ रहा प्रकाश के द्वारा ऐसी चीज़ होती है जिससे वस्तु दिख रही है। तो ये इन सभी की हमारे लोकल लैंग्वेज में सही है सब डेफिनेशंस, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक बात करूं मैं तो देखो, एक चीज़, पहली चीज़ तो ये है, शायद हो सकता है ये वर्ड आपको पता ना चले, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अब क्वेश्चन बनता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है भैया? वैसे आपके 12th में एक चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, अलग से पूरा वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पर एक छोटा सा स्मॉल बता देता हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब ये भैया जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स रे, एक्स किरण, गामा किरण, गामा रे, पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रे, कभी इन किरणों के बारे में आपने सुना होगा, अवरक्त किरणें। तो बच्चों ये जो किरणें हैं जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ ये कि एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सब किरणें इसी के अंदर आती हैं, इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत ही आती है।
ये जो सभी किरणें मैंने बोली है कि यहाँ पे एक्स रे है, गामा रे है, पराबैंगनी किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, ये सभी किरणें किसके अंतर्गत आती है बच्चों? इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती है। और इसी के अंतर्गत ये प्रकाश भी आता है, जिसको हम दृश्य प्रकाश भी बोल देते हैं, कि दृश्य प्रकाश ये भी बोल देते हैं हम कई बार इसको। तो मेरा कहने का आपको थोड़ा सा हिंट देना ये था, विद्युत चुंबकीय तरंगे में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर प्रकाश आता है, और तरंगे भी आती है इसके अंदर, और किरणें भी आती है, जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो हमने कह दिया कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, पहली बात। सेकंड चीज, जैसे अभी अभी आप लोगों ने ही कहा कि प्रकाश क्या है? प्रकाश वो है जिससे हम देख रहे हैं। अगर यहाँ रात हो जाए या अंधेरा हो जाए तो मैं ना दिखाई दूंगा, ना मुझे कोई और दिखाई देगा, अगर अंधेरा होता तो। लेकिन ये लाइट है, यहाँ उजाला है, यहाँ प्रकाश है, इस वजह से ही एक दूसरी चीज़ें, वस्तुएं दिखाई देती है। चाहे मैं इस फैन को देखूँ, चाहे मैं किसी टेबल को देखूँ, चाहे मैं किसी इंसान को देखूँ, वो दिखाई तभी दे रहा है जब वहाँ पे क्या उपस्थित है? प्रकाश उपस्थित है, लाइट उपस्थित है। तो इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर होगी भी हो आपको कि भैया ये जो प्रकाश होता है ना, ये प्रकाश वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। वस्तुओं को क्या करता है बच्चों? ये दृश्यमान बनाता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाने का कार्य करता है। तो आपको एक चीज आपकी लैंग्वेज मैंने बता दी, आपने ही कहा था मुझसे कि सर प्रकाश वो है जिससे वस्तुएं दिखती है, मैंने वो लिख दिया आपकी बातें कि हाँ जी प्रकाश वही है जो वस्तुओं को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है। अच्छा, थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपने ये बोल दिया प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, पर एक बार बताओ, क्या प्रकाश ऊर्जा या एनर्जी का एक फॉर्म है या नहीं है? ऑब्वियसली है भाई, सूर्य से किरणें आ रही है, सन से रेज आ रही है, तो प्रकाश के फॉर्म में तो आ रही है, लाइट के फॉर्म में तो आ रही है, तो वो ऊर्जा का एक फॉर्म हो गया। तो ये वो कहने का मतलब हो गया, प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा का एक क्या होता है? रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये बात क्लियर हुई हमको? ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट क्लियर किए प्रकाश के बारे में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये क्या होता है और ये क्या होता है, वो हम बता रहे हैं कि ये होता है। ठीक है, अगला चीज़ आती है, ठीक है सर ये हो गई चीज़ें, और कुछ बताइए। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बच्चों आपको कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश, उस प्रकाश की जो चाल होती है, चाल जो होती है वो निर्वात में सर्वाधिक या सबसे अधिक, और कितनी होती है सर्वाधिक? c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मैंने आपसे एक वर्ड बोला निर्वात, अब माइंड में एक क्वेश्चन बन गया कि सर ये वैसे 11th में पढ़ रखा है, फिर माइंड में एक क्वेश्चन बन गया कि सर निर्वात क्या भला है, ये निर्वात होता क्या है? तो बच्चों इधर देखिए एक बार, अगर मैं निर्वात की बात करता हूँ, वैसे पता है कई लोगों को वैक्यूम बोलते हैं निर्वात को, इंग्लिश में वैक्यूम, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, वही होता है निर्वात। अब माध्यम का मतलब जहाँ वायु भी ना हो। देखो माध्यम का मतलब होगा बच्चों, जैसे पानी है, इस एरिया में बाय द वे पानी भरा हुआ है सपोज करो, तो पानी एक मीडियम हो गया, एक माध्यम हो गया जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे उपस्थित है। जैसे यहाँ पे अभी वायु है, वायु क्योंकि आप श्वसन क्रिया कर रहे हो, सांस दे रहे हो तो वायु के कारण हो रहा है, तो ये वायु प्रेजेंट है। कांच होता, समझ लो कांच के किसी मीडियम में होता तो यहाँ कांच माध्यम होता। तो भैया मैंने क्या कहा, निर्वात वो जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, इट मीन्स जहाँ वायु भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये माध्यम जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, क्या वो निर्वात है क्या? आंसर दीजिए, वो निर्वात नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वायु प्रेजेंट है, तभी मेरी श्वसन क्रिया हो रही है। क्योंकि वायु प्रेजेंट नहीं होता तो मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित भी नहीं होता। तो देखिए मैंने क्या कहा बच्चों कि निर्वात वो जगह है जहाँ पर कोई माध्यम नहीं हो, इट मीन्स वायु भी ना हो।
अब आप देखिएगा, मैंने क्या कहा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अधिकतम सर्वाधिक होती है निर्वात में, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं किसी अन्य माध्यम की बात करूंगा तो किसी अन्य माध्यम में जो चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमेशा क्या होगी, कम होगी। यही रीजन है बच्चों, हम क्या 3 माध्यम पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, हम ये 3 चीजें बात करेंगे हमेशा, पानी की या जल की, कांच की, इस पूरे चैप्टर में, और एक निर्वात की। हम इन 3 चीजों की बात करते हैं पूरे चैप्टर में बार बार। तो मैंने एक निर्वात की बात कर ली, अब मैं देखना चाहता हूँ पानी में या जल में या वाटर में चाल कितनी होती है। तो बच्चों जो वाटर में चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं चाहता हूँ कांच या ग्लास में चाल कितनी होती है, तो कांच या ग्लास में बच्चों चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक चीज़ क्लियर की यहाँ से कि निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पानी में या जल में है 2.25 और कांच में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको दिख गया होगा सबसे मैक्सिमम यहाँ पे कहाँ पे है, निर्वात में। सबसे मैक्सिमम चाल कहाँ पे है यहाँ पे बच्चों, निर्वात में। इट मीन्स कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये क्लियर होने के बाद अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैंने ये कहा कि हमने ये तो कह दिया कि निर्वात में चाल सबसे मैक्सिमम होती है, पर माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा है कि सर निर्वात में ही चाल सबसे ज़्यादा क्यों होगी, पानी में या कांच में चाल क्यों नहीं होती ज़्यादा। तो आप एजम्पशन करना इस चीज़ का, हमने क्या कहा, निर्वात क्या होता है, जहाँ कोई माध्यम ना हो, इट मीन जहाँ वायु भी ना हो। आप सपोज करना ये पूरा एरिया है, यहाँ वायु भी नहीं है और प्रकाश किरणें आ रही है, तो आप एक बार बताओ, अगर इसके मार्ग में, इसके पथ में कोई रुकावट ही नहीं होगी तो इसकी क्या स्पीड कम होगी, क्या नहीं होगी इसकी स्पीड कम। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर किरणें आ रही है और यहाँ निर्वात है तो निर्वात का मतलब यहाँ कोई कण नहीं है, तो कोई कण नहीं होगा तो किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी, मतलब इसकी स्पीड को कम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। यही रीजन होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब सपोज करो यहाँ पानी होता तो ऑब्वियस बात है पानी के कण यहाँ मिलते तो पानी की प्रकाश कण जैसे ही आती, पानी के कण उसको क्या करते, रोकने का प्रयास करते, इसलिए उसकी स्पीड भी क्या हो जाती, कम हो जाती। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ वापस से, क्या कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमने क्या कहा, प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो मैंने बता दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है आपको। प्रकाश क्या करता है, वस्तु को दृश्यमान बना रहा है, जो मैंने आपको समझा दिया। प्रकाश क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, और प्रकाश की चाल अधिकतम, ये सी आएगा बार बार, और सी आते आपको ये याद आ जाना चाहिए डाटा, सी आते मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2.25 और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के बारे में 2-4 पॉइंट और है, वो देख लीजिए। यहाँ के बाद बच्चों मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो आगे बढ़ने से मुझे थोड़ा सा चीज़ें और पता चलती है, वो सुनिए क्या होता है। अगर मैं इस दृश्य प्रकाश की ही बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स, दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य की एक रेंज होती है। तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ की एक रेंज होती है, एक परास होती है, और वो होती है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, वो होती है 3800 एंगस्ट्रोम से लगभग 7800 एंगस्ट्रोम के मध्य। लगभग बोला मैंने, लगभग का मीन्स ये है, आपको अलग अलग जगह ये चीज़ अलग अलग डाटा मिल सकती है, कहीं 3750 भी मिल सकता है, कहीं 3700 मिल सकता है, इसका ध्यान रखना। पर लगभग एनसीईआरटी में यही डाटा है 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम के मध्य। ठीक है सर, हमने बोल दिया कि दृश्य प्रकाश होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य इतनी होती है। अब माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि एंगस्ट्रोम क्या भला है, ये एंगस्ट्रोम का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं एंगस्ट्रोम की बात करूं बच्चों, तो शायद आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि एक एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। मतलब ये है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3800 × 10⁻⁻10 मीटर।
ये क्लियर है आपको कि हम इस 3800 एंगस्ट्रॉम को 3800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर भी लिख सकते हैं। अब वापस इस पे आइए, मैंने कहा सर एक एंगस्ट्रॉम में है 10 की पावर -10 मीटर, लेकिन आपको एक छोटा सा नैनो गाड़ी थी ना, नैनो गाड़ी, नैनो कार सबने खरीद ली थी, तो एक नैनोमीटर और होता है, उसको हम लिखते हैं बच्चों ये 1 nm, n फॉर नैनो, m फॉर मीटर। क्योंकि मैंने ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंगस्ट्रॉम अधिकतर जगह नहीं मिलता आपको, अधिकतर जगह मिलता है नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर में बच्चों क्या होता है, 10 की 11th में पढ़ा है आपने अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में, आज देखना। तो 1 नैनोमीटर में बच्चों जो होता है वो होता है 10 की पावर -9 मीटर। याद दिला देता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा डेसी सेंटी किलोमीटर, डेसी सेंटी किलो नैनो मेगा फीटा, उसके अलावा आपने पढ़ा होगा डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पीटा। वहाँ 11th में आपने पढ़ा था 10 की पावर की टेबल्स, उसमें इसको आज फाइंड आउट करना मिल जाएगा ना। तो मैं फिर आता हूँ, मैंने क्या कहा बच्चों कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, कीजिए देखे कन्वर्ट। हाँ 2-4 लोगों ने कर लिया। तो देखो मैं 1 0 हटाता हूँ और 10 की पावर -9 मीटर कर देता हूँ। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो ये कितना हो चुका है, 380 नैनोमीटर। इसका मतलब मैंने ये डाटा को यहाँ ये लिख दिया कि इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि यही चीज़ आपको बुकों में कई जगह ये भी लिखा मिल सकता है कि जो 3800 एंगस्ट्रॉम होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के मिड भी लिखा मिल सकता है। आपको ये बात क्लियर हो गई। वापस सुन लीजिए कि जो दृश्य प्रकाश होगा जिससे वस्तु दिखेगी उसकी तरंग दैर्ध्य की परास कितनी होगी बच्चों, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं बोल दूं किसी की तरंग दैर्ध्य 7900 एंगस्ट्रॉम है, इसका मतलब वो प्रकाश दृश्य नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच में आएगा वही दृश्य होगा। अदरवाइज वो प्रकाश इस रेंज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसमें किरणें कितनी भी हो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। वस्तु दिखाई तभी देगी जब वो 3800 से 7800 के बीच होती है। क्लियर है। अब लास्ट टाइम एक पॉइंट और देख लीजिए बच्चों, मैंने कह दिया आपसे ये चीजें ऐसी होती है कि दृश्य प्रकाश जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। सुनिए, प्रकाश को एक चीज सुनिएगा, प्रकाश के संचरण के लिए, लास्ट और अच्छा पॉइंट है, के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने एक लाइन लिखी कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने कहा था यहाँ निर्वात होता, निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश किरणें आ रही थी। अगर यहाँ कोई माध्यम होता तभी प्रकाश किरणें आ रही है। तो चाहे कोई माध्यम हो या ना हो, प्रकाश की किरणें बेफिक्र तरीके से एक जगह से दूसरी जगह संचरित होती है। देखो ये जो छोटा सा पोर्शन था ना, ये इस चैप्टर की नींव है। एक नींव, इमारत बनाने के लिए छोटी सी नींव बना दी हमने, एक बेसिक्स देख लिया इस चैप्टर का क्या है। अब बेसिक्स के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन क्या बना हुआ था, प्रकाश क्या है, उस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट कर लिया, प्रकाश ये है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, अब हमारा अगली हेडिंग स्टार्ट होगी प्रकाश के परावर्तन से, जो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।